हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। एंड आज हम यहाँ पे पार्ट 14 में बात करेंगे एक तरीके से गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। लास्ट सेशन जो रहा उसमें हमने गुप्तास के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात की, लेकिन काफ़ी हद तक जो अकाउंट बुक्स हैं जैसे कि फाहियान की अकाउंट बुक हो या फिर प्रयाग प्रशस्ति हो समुद्रगुप्त की, वो यहाँ काफ़ी हद तक गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में भी बताती हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसके बारे में चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो थोड़ा बहुत हम इस मॉड्यूल में उसी के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से गुप्ता एम्पायर बेहतर तरह से एफिशिएंट मैनर में एडमिनिस्टर किया जाता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे एकदम उसी तरीके से जैसे कि हमने मौर्यन एम्पायर डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी कवर करेंगे। सो मान लीजिए कि ये एम्पायर है, ओके, एंड ऑब्वियसली एम्पायर जो है वो यहाँ पर राजा के द्वारा चलाया जाता है। आपको यहाँ पे किंग जो है वो देखने को मिलेगा, ओके। नाउ एक एम्पायर जो है उसको बेहतर एफिशिएंट मैनर में एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ गुप्तास के टाइम पर भी उसको प्रोविंसीज में बांटा गया था। तो एक एम्पायर जो है उसको यहाँ पर प्रोविंसीज में बांटा गया था एंड जो प्रोविंस है उसके लिए जो टर्म यहाँ पर गुप्ता पीरियड से जुड़े हुए टेक्स्ट में लिखी हुई है वो टर्म है भुक्ति। और ये जो भुक्ति है प्रोविंस, इसको मैनेज करने वाला जो व्यक्ति है जो कि ऑब्वियसली प्रोविंशियल हेड या गवर्नर है, उसको हम उपरिका कहते हैं, ओके। इसके बाद हर एक प्रोविंस जो है उसको यहाँ पर फर्थर एक तरीके से बांटा जाता है यहाँ पे प्रदेश में। आप यहाँ पे ऑब्वियसली जो प्रोविंस है उसको फर्थर यहाँ पे नगर में बंटते हुए देख सकते हैं, विलेज में बंटते हुए देख सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच वॉज वेरी कॉमन, ओके। तो यहाँ जो प्रोविंस है उसको फर्थर बांटा जाता है डिस्ट्रिक्ट्स में, ओके। मॉडर्न पीरियड में डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो टर्म यूज की गई थी वो है प्रदेश, लेकिन यहाँ पर जो टर्म यूज होती है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वो है विश्व। और इस विश्व के ऊपर जो व्यक्ति होता है, जो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, वो यहाँ पर विश्वपति कहलाता है। उसके बाद आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नगर भी देखते हैं और गांव भी देखते हैं। तो यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में आपको नगर देखने को मिलेगा। तो जो नगर होता है उसको तो हम नगर ही कहते हैं, टाउन, इसका मतलब टाउन होता है, ओके। और ये जो टाउन होता है इसके जो हेड होगा, जो इसको एडमिनिस्टर करेगा, वो ऑब्वियसली कहलाएगा नगर श्रेष्ठी। इसके बाद हर नगर जो है उसके आसपास कुछ गांव होते हैं, ठीक है, और उस गांव को ऑब्वियसली हम ग्राम कहते हैं और उसका जो हेड होता है वो ग्रामिक होता है। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल्स देख सकते हैं कैसे एम्पायर को भुक्ति में बांटा, भुक्ति फर्थर डिवाइड होती है विशज में, उसके बाद नगर आते हैं, फिर ग्राम आते हैं। सबसे ऊपर राजा है, फिर प्रोविंशियल लेवल पर भुक्ति लेवल पर उपरिका है, विषय लेवल पर विषयपति है, नगर के लेवल पे नगर श्रेष्ठी है और ग्राम यानी गांव के लेवल पर, विलेज लेवल पर आपको ग्रामिक देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एम्पायर है इसको एडमिनिस्टर किया जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो समझने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या ये पूरा का पूरा एम्पायर इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ अगर मैं एक तरीके से मैप जो है उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक तरीके से ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता था। बेसिकली इस एम्पायर में जो आपका ये वाला हिस्सा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो हिस्सा है, ये यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम फॉलो करता था। यहाँ पर आप फ्यूडल सिस्टम देखेंगे जिसमें ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है इसको छोटी छोटी फ्यूडेटरीज में बांटा गया जाता था और हर एक फ्यूडेटरी के ऊपर आपको फ्यूडल लॉर्ड यानी कि सामंती देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इस हिस्से की बात करूं,
यहाँ पर दक्षिण पथ के 12 राजा हुआ करते थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने ही हराया था। लेकिन उन्हें हराने के बाद उस पर्टिकुलर टेरिटरी को उसने पूरी तरीके से यहाँ पर गुप्ता एम्पायर में ऐड नहीं किया, बल्कि इन राजाओं को यहाँ पे अपने अपने किंगडम्स पर रूल करने की परमिशन दे दी, बट ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट तरह से नहीं, अंडर द सुजरेनिटी ऑफ समुद्रगुप्त। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये जो पूरा हिस्सा बच गया, यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताया, उपरिका है, उसके बाद विषपति है, नगर श्रेष्ठी है, देन यू विल फाइंड ग्रमिक, ये यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, सो इस तरीके से ये एम्पायर जो है वो पूरा एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंडर नहीं था, बल्कि अलग अलग हिस्से जो हैं वो अलग अलग तरीके से गवर्न किए जा रहे थे। इसके साथ यहाँ पे मैं नगर वर्ड जो है उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ, और नगर ही नहीं, नगर श्रेष्ठी पर। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, नगर श्रेष्ठी में जो ये श्रेष्ठी वर्ड है ये एक्चुअल में सेठी शब्द से आता है। ठीक है, बेसिकली गुप्तास के टाइम पर नगर जो हुआ करते थे, टाउन जो हुआ करते थे, उसमें राजा के द्वारा जो अपॉइंटेड यहाँ पे ऑफिशियल है वो तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नॉन ऑफिशियल एसोसिएशंस होते थे जो कि उस नगर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभाला करते थे, और इस तरह के यहाँ एसोसिएशंस को हम लोग गिल्ड्स कहते हैं, गिल्ड्स या फिर श्रेणी। गिल्ड्स आज के समय के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह होते हैं। अगर आज के टाइम पर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखे हैं तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि एक ही प्रोफेशन वाले जो लोग हैं वो एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मर्चेंट्स ने एक ग्रुप बना लिया, अब उस ग्रुप में वो यहाँ पर क्या करते हैं कि रोज़ जितना कमाते हैं उसका 10% जमा करते रहते हैं, और उसी ग्रुप के किसी मेंबर को जब लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो वही ग्रुप जो है वो एक बैंक की तरह भी काम करेगा, लोन भी देगा। ठीक है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर। इसके साथ साथ ये एक दूसरे को ट्रेन भी करते हैं। इस ग्रुप से जुड़े हुए कुछ रूल्स भी हैं जो गिल्ड के हर एक मेंबर को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये गिल्ड्स जो हैं, जो श्रेणीज़ हैं, वो भी इस पर्टिकुलर टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, और इन गिल्ड्स के जो हेड होते थे वो यहाँ पर सेठी या श्रेष्ठी कहलाते थे। तो अगर गुप्ता एम्पायर में एक ऑफिशियल जो है नगर लेवल पे, उसका नाम या उसकी पोस्ट नगर श्रेष्ठी है, इसका मतलब ये हुआ कि गुप्तास जो हैं वो गिल्ड्स की इम्पोर्टेंस को समझते थे, और गिल्ड्स के जो हेड होते थे उनको यहाँ पर गुप्ताज ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जगह देने की कोशिश की, ताकि ये जो गिल्ड्स हैं इनका आगे चलकर इस्तेमाल किया जा सके। बिकॉज ये गिल्ड्स जो है वो अपनी आर्मी भी मेंटेन करते थे, जिन्हें श्रेणी बल कहा जाता था, गिल्ड फोर्स। ओके, तो गुप्ताज को उसकी भी काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो यहाँ नगर लेवल पर गिल्ड भी हैं और राजा के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिशियल्स भी हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर गुप्ता empire was administrated in a proper, influential as well as efficient manner। लेकिन ये जो फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर कुछ एरियाज में फॉलो किया जा रहा था, वही गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइनेशन का भी कारण बनता है। जैसे कि गुप्ताज ने कुशान्स से फ्री होकर, कुशान्स के गुप्ताज जो हैं वो कुशान्स के फ्यूडल लॉर्ड थे। ओके, उनसे उन्होंने अपने एरिया को, टेरिटरी को कार्व किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की। उसी तरीके से लेटर गुप्ताज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और इन्हीं गुप्ता एम्पायर के अंदर एक फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था पुष्यभूति नाम का, और वो थानेसर एरिया का फ्यूडल लॉर्ड था। तो जब उसने ये देखा, थानेसर इज इन हरियाणा, ओके, तो जब उसने ये देखा कि गुप्ता एम्पायर के अब जो राजा हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब उसने थानेसर वाला एरिया जो है वो कार्व कर लिया, और वहाँ पर शुरुआत की पुष्यभूति डायनेस्टी की, जो कि वर्धान डायनेस्टी भी कहलाती है। और इसी से जुड़े हुए हैं एक बहुत ही अहम राजा हर्षवर्धन। तो हम हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन पीरियड जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन ने एक तरीके से देखा जाए तो गुप्ताज का ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो किया था। लेकिन हाँ, गुप्ताज के अंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे कुमारगुप्त,
और कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन है बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको शुरू किया था। हर्षवर्धन ने उसी नालंदा यूनिवर्सिटी को फर्दर पैट्रनाइज करने का काम किया। तो नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम लोग हर्षवर्धन और उनकी फैमिली से जुड़ी हुई कहानी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया तो ज़रूर इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक करें एंड इसके साथ साथ आप अनअकैडमी प्लस का हिस्सा बन सकते हैं। रिविजिट 10 जो है वो रेफरल कोड यूज़ करके आप यहाँ पर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के बहुत से बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन है, वीकली क्विज है, मेगा क्विज है, यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग से आपको पे नहीं करना पड़ता, इंटरव्यू के लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग फुल फ्लेज कोर्सेज, जिसके ज़रिए आप पूरा यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। इसके साथ साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।